Welcome to RC Academy online classes. I am DK Jha from RC Academy. आज का यह वीडियो वर्ग सप्तम के लिए मैं बना रहा हूँ, जिसमें कि मैंने पहले ही कहा था कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो सवाल ये था कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहली चीज़ मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहूँगा कि तो बच्चों, मैं जैसा कि बता रहा था कि वर्ग सप्तम पाठ 6 चश्मा, इस पाठ में बच्चों की दुनिया के विषय में बताया गया कि एक बच्चा जो परिवार में रहता है और उसके द्वारा किस प्रकार के क्रियाकलापों को किया जाता है। वह बच्चा जो कई प्रकार के कार्य को करने के पश्चात खुद को एक बहुत ही सहज सा अनुभव करता है। वह बच्चा जो कभी परिवार में अपने से बड़े दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी इत्यादि के साथ बैठकर अपने मन के मन मितंग बातों को किया करता है। इसमें स्पष्टीकरण कहा गया है, बच्चों की दुनिया भी निराली होती है, कभी धमा चौकड़ी तो कभी अपूर्व शांति। वास्तव में स्वर्ग उनके आसपास ही बिखरा रहता है। हाँ, कभी कभी वे बड़ों की तरह सोचते भी हैं। आपने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़ी होगी। जी हाँ, ईदगाह जिसमें हामिद होता है, उसकी दादी अमीना होती है, क्योंकि हामिद के माता पिता का देहांत हो चुका होता है, तो दादी ही उसके लिए सब कुछ रहती है और वह बच्चा अपने हर एक चीज़ों को दादी के लिए शेयर करना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अभी आप लोगों से कि सबसे पहली चीज़, वास्तव में स्वर्ग उनके आसपास ही बिखरा रहता है। हाँ, कभी कभी वे बड़ों की तरह सोचते हैं। देखिए, कभी कभी कोई बच्चा जो है ऐसे प्रश्न पूछता है या ऐसी बातें सोचता है जो कि हम बड़ों के लिए भी संभव नहीं हो पाता है। आपने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़ी होगी। मैंने पहले ही बताया कि ईदगाह के विषय में बच्चों ने कमाल प्रस्तुत में पाठ में एक ऐसे बच्चे से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो दादाजी के लिए कमाल करता है। जी हाँ, हमारे बिहार में कहावत भी है कि दादा पोता का पूर्णतः ख्याल करता है, और करे भी क्यों ना, हक है उसका। तो दादाजी जो कि अभी अपने घर को प्रवेश करने वाले हैं, जिनका नाम हिमांशु जोशी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेखक हिमांशु जोशी जी के परिवार की। और मैंने ये कहना है आप लोगों से कि अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वह मैं नहीं, हिमांशु जोशी जी बोलने जा रहे हैं। मैंने कभी घर की देहरी पर पांव रखा था कि शाश्वत ने धनी की तरफ शिकायत से देखते हुए कहा, कह दूं दादाजी से। रहस्यमय ढंग से वह धनी की ओर देखता रहा देर तक। अब देखिए, वह बच्चा जिसके मन में अपने दादा के प्रति इतना प्रेम, इतनी सहानुभूति, इतनी सहन शक्ति थी कि वह जरूर धनी जो उसका भाई था, उसने कोई ऐसी बदमाशी की होगी कि शायद वह उसकी बातों को बोल सके या उसकी बातों को सुनकर कहीं दादाजी धनी को डांट दें। धनी के मन में डर था और इसके मन में एक बहुत ही उत्तेजित सत्य। धनी अकचकाया, धनी जो है वह अकचकाया, मतलब एक उसके मन में बाप रे बाप क्या हो गया अब तो। इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए वह तैयार नहीं था। मतलब वो जो अगर दादाजी को बोल देता तो उससे बचने का उसने कोई रास्ता अभी तक नहीं खोजा। देखिए, बच्चे जो होते हैं मुसीबत के आने से पहले ही रास्ता खोज लेते हैं, ये उनका स्वाभाविक गुण होता है। और लेकिन धनी के मन में कभी ऐसा बात नहीं हुआ था कि ऐसा हो भी सकता है मेरे साथ। कुछ बोला नहीं, पर उसके मन पर दबा हुआ आक्रोश रहकर आंखों की राह झांक रहा था। मतलब उस वक्त बहुत ही गुस्से वाले आंखों से ऐसे करके देख रहा था उसे कि हो सकता है बर्फ की फुहारों की भींगा मफलर और दस्ताने दरवाजे के पास स्टैंड पर रखता हूँ
आप जोशी जी आए घर में, उन्होंने क्या किया, चूंकि बाहर गए थे घूमने के लिए, तो बर्फीला क्षेत्र था। बर्फीले क्षेत्र में क्या होता है कि जल की हल्की हल्की बूंदें गिरती रहती बर्फ़ के रूप में, जिससे उनका मफलर पूर्णतः भीग गया था। उन्होंने क्या किया, उस मफलर को एक स्टैंड पे टांग दिया घर में। फिर चमड़े का लंबा कोट, क्योंकि ठंड के समय में स्वेटर काम नहीं आएगा उतना, जो बर्फीली जो वादियाँ होती हैं जैसे कश्मीर या लेह या लद्दाख, इन सबों में अगर आप स्वेटर पहन के जाना चाहोगे तो भैया ये आपकी मूर्खता है। वहाँ पे आपको लेदर्स के कोट मिलते हैं जिसपे बहुत ही कम मात्रा में बर्फ़ की पानी अपने अटैक प्रभाव को दिखा पाता है। अब देखिए, कहता है कि फिर चमड़े का लंबा कोट भी जतन से, जिसमें से पिघलती बर्फ़ का पानी बूंद निथर रहा था। मतलब उसमें जो पानी आया था वह धीरे धीरे ज़मीन पर फैल रहा था। पॉलीथीन के बैग में लपटी पुस्तकें मेज़ पर रख देता हूँ, फिर दीवार पर टंगी घड़ी पर मेरी निगाह अटक जाती। देखिए, जब वो किताब लाने गए थे, क्योंकि लेखक है तो किताब और कलम से अधिक प्रेम होगा, ये निश्चित है। उन्होंने क्या किया, बैग को, जो लिपटी हुई बैग थी किताबों से, उसको टेबल पे रखा और घड़ी को देखते हैं किसी का फ़ोन तो नहीं आया था, धनी ने उठाया था। तभी जैसे ही आया कि भाई किसी का फ़ोन भी आया था, तो इतने में शाश्वत बोल बैठा, हाँ धनी ने फ़ोन उठाया था, आया भी था, कहते हुए खट से रख दिया था और कहा दादाजी अभी नहीं है और कहकर वह फ़ोन रख दिया। शाश्वत के स्वर में कहीं शिकायत का भाव था। मतलब वह कुछ और कहना चाह रहा था जो कह नहीं पा रहा था। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वह कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वह कह नहीं पा रहा था। और किसी का, फिर मैंने उससे पूछा और किसी का फ़ोन आया था, जिज्ञासा के साथ पूछा, तो कहा नहीं। फिर कहता है आए तो थे 3-4 बार, पर धनी ने पूरी बात सुने बिना ही काट दिया। इस बार श्रीमती जी का स्वर था, मतलब उनकी जोशी जी की पत्नी का स्वर था कि आया तो था 3-4 फ़ोन, लेकिन धनी ने उठाया और फट से काट दिया। मतलब कहा कि दादाजी नहीं हैं। वे पानी का गिलास मेज पर रख फिर तेजी से कदमों से रसोई घर चली गई, जहाँ चूल्हे पर किसी वस्तु के जलने की दुर्गंध आ रही थी। जोशी जी की पत्नी अधिक देर तक अपने पति जोशी जी से बात नहीं कर पाई और वह रसोई की तरफ चल दी, क्योंकि किसी चीज़ जो शायद वह रसोई में बना रही होंगी, कोई व्यंजन। आप लोग घर में होता है, कभी कभी माताएं हम लोग के घर में बनाती है व्यंजन, और कभी कभी जलने की बू भी आती है। तो जो बना रहे थे तो उनको लगा कि कुछ जल रहा है। अब अरे यह तो पूछ लेते थे कि किसका है। मेरे स्वर में तनिक तलखी थी। अरे कम से कम ये तो पूछ लेता ना भाई, किसका फ़ोन था। कई लोगों से कई तरह के काम होते हैं, व्यर्थ में थोड़े ही कोई फ़ोन करता है। अब देखिए, आजकल का तो ज़माना है नहीं जहाँ लोग बेमतलब में भी फ़ोन कर बैठते हैं, खाना खाए क्या, नहाए क्या। तो फ़ोन का ये सही उपयोग नहीं है। फ़ोन क्यों बना? फ़ोन बना है ज़रूरत की चीज़ों के लिए। ज़रूरत की अगर आपको आवश्यकता है, आपको अगर आवश्यकता है कि भाई मेरे बड़े प्रियजन कैसे हैं, मेरे बड़े भाई कैसे हैं, या जो भी आपसे क्लोजिंग रिलेशनशिप्स वाले हैं वो किस प्रकार से हैं, तो आपको उनके विषय में जानने के लिए, आपको सुविधा देने के लिए ये चीज़ बनाया गया है। अब कहते हैं ये बच्चे सुने तब ना। धनी ने फ़ोन की घंटी बजते आंखें मूंद कर भागने लगता है रिसीवर उठाने के लिए। कहता जैसे ही फ़ोन घंटी बजती है, धनी को कुछ तो बर्दाश्त होता नहीं, वह स्वयं तेज़ी से बढ़ता है और रिसीवर को उठा लेता है। कहती है माता, मैं कुर्सी पर धम से नीचे बैठ जाता हूँ, तौलिए के से हाथ मुँह पोंछता हूँ। कल विकल्प कह रहा था, 3-4 बार फ़ोन रिसीव किए, बात नहीं हो पाई। निहाल भाई घर पर आने का कार्यक्रम बना रहे थे, पर संपर्क नहीं हो सका। अब धीरे धीरे ये फ़ोन की बातों को इन्हें याद आने लगी थी। ये बोलने लगे थे कि भाई ऐसा ऐसा लग रहा था मुझे। वे बोल रहे थे, दिन भर की भाग दौड़ से थका यूँ ही लंबा करके लेटा हूँ, आंखें मूंदे कुर्सी पर लेटता जाता हूँ, तभी एहसास होता है जैसे मेरे हाथों पर किसी नन्हे से कोमल हाथों का स्पर्श हुआ है। अब ये दादाजी थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि देखिए वो होता है कि जब कुछ लोग घूम के आते हैं तो थोड़ा उन्हें आराम चाहिए।
तो ये जब आराम कर रहे थे तभी एक छोटा सा बच्चा कोमल हाथों के साथ स्पर्शित उनके हाथों की ओर आगे बढ़ता है। सहसा मेरी आंखें खुली। शाश्वत कुर्सी के हत्थे पर सहारे खड़ा। शाश्वत जो है वह डायरेक्ट खड़ा नहीं हो पाता था, बच्चा था ना, तो वह कुर्सी के सहारे खड़ा हो गया था। कौन? सासा। मैं चौंक कर कहता हूँ। शाश्वत को ये सासा कहते थे, ध्यान दीजिएगा। सासा शब्द जोशी जी अपने पोते शाश्वत के लिए प्रयोग में लाते थे। शाश्वत अभी भी चुपचाप रहा। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। तभी शाश्वत ने मौन भंग करते हुए कहा, दादाजी, यह धनी बहुत शैतानी करता है। धनी जो है बहुत बदमाशी करता है। आपकी लिखने वाली मेज पर शॉल ओढ़कर आपकी तरह बैठता है। अब देखो बच्चे के साथ क्या है, बच्चा चुगली करने में बहुत माहिर होता है, परंतु सत्य बोलता है। जो भी सोचे लोग चुगली करने में, लेकिन परंतु सत्य बोलता है। आपकी पेन पकड़कर आपकी तरह कुछ लिखने से लगता है। मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही गुस्से से देखकर कहता हुआ कहता, देखते नहीं मैं हिमांशु जोशी हो गया हूँ, दादाजी हूँ, कतई शोरगुल नहीं। मतलब दादाजी की वह कॉपी करता है। और देखिए बच्चों के विषय में कहा गया कि बच्चे नकल करने में काफ़ी माहिर होते हैं, इसलिए बच्चों की नकल को देखकर हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक बात रही पर दादाजी और मम्मी हंसती है और वह अकड़ कर कहता, मैं दादाजी से अच्छी कहानी लिख सकता हूँ। वह कहता है कि देखो दादाजी कहानी लिखते हैं ना, मैं उनसे भी अच्छी कहानी लिख सकता हूँ। अरे तुमने तो अभी कलम पकड़ना भी नहीं आता, कहता हूँ तो मारने के लिए दौड़ता है। जब मैं कहता हूँ अरे तुमको तो कलम से भी पकड़ना भी नहीं आता, तुम क्या दादाजी से अच्छे लिखोगे, तो वह मुझे पीटने को दौड़ता है। मैं खिड़की के उस शीशे के उस पार चिड़ियों की बरामदे रेलिंग पर बैठ बतियाता हुआ देखता हूँ। आश्चर्य, ये गौरैया भारत में नहीं, इधर नॉर्वे जैसे बर्फीले इलाकों में होती है। अब देखिए कुछ पक्षी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अपने मंझौल में एक जगह है कांवर, जयमंगलागढ़ के पास, तो साइबेरियन पक्षी वहाँ आते हैं साइबेरिया से। तो अंदाज़ आ जाता है कि कौन पक्षी कहाँ से क्या आए हैं। अब देखिए कहता है कि मेरा ध्यान बच्चों की बातों में कम और इधर की बातों में अधिक भटक रहा था। कल सेमिनार में भाग लेने वाले विश्वविद्यालय जाना है, पत्रिका के लिए संपादकीय लिखकर फैक्स में भारत भेजना है, भौमिक परसों डेनमार्क चला जाएगा, उससे मिलना। अब देखिए इनको जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपके काम बढ़ जाते हैं और उस काम के साथ आपको सीखना होता है। ओस्ले हवाई अड्डे पर नवनिर्मित मुख्य इमारत कार पार्किंग की तरफ कुछ खुले से पार करनी होती है। चारों ओर बर्फ़ की चादरें बिछी हुई थी। मतलब नॉर्वे में थे यह, और यह देख रहे थे वहाँ बर्फ़ की चादर के समान सड़कों पर बिछी हुई थी। ठोस शीशे की तरह कठोर बर्फ़ पर चलने का अभ्यास न होने के कारण अभी 3-4-6 कदम ही आगे बढ़ पाया था कि कैसे पाँव लड़खड़ाए, संतुलन बिगड़ा और मैं बर्फ़ पर चारों खाने चित्त गिर गया। देखिए बर्फ़ पे चलना भी आसान नहीं होता, बर्फ़ पे चलना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए बर्फ़ जो होता है ना वह बहुत ही असहज और स्वप्राकृतिक होता है, तो उस पर चलना इतना आसान नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ये चल रहे थे 3-4 कदम ही चल पाए थे कि यह गिर गए, और जैसे ही ये गिरे तो गिरने के साथ चारों खाने चित्त, मतलब बहुत ही अटपटे ढंग से गिरे। अब देखिए पता नहीं, बड़ी मुश्किल से उठाया और कार तक पहुंचाया। गाड़ी में बैठकर सांस में सांस आई। जब गाड़ी में बैठ गए तो चलो भाई प्राण बच गए मेरे, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था।